जिसने हमें वर्ण में बांटा, जिसने हमें पढ़ने लिखने से वंचित रखा, जिसने हमें व्यापार करने से वंचित रखा, जिसने हमें संपत्ति से वंचित रखा। और जब वो रास्ते खुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खोले। एक तरफ तो उन्होंने हमारे पढ़ने के रास्ते खोले, जब पढ़ने के रास्ते खोल दिए तो हमारे लोग स्कूल कॉलेज जाने लगे। उस वक्त स्कूल कॉलेज सरकारी होते थे, तो सरकारी स्कूलों से पढ़ के हमारे लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे। और धीरे धीरे उसका असर यह हुआ कि एक तरफ बाबा साहेब के रिजर्वेशन की वजह से संसद और विधानसभाओं में पहुंचे, और दूसरी तरफ उनके द्वारा खोले हुए मार्ग की वजह से पढ़ लिख कर रिजर्वेशन से हम लोग नौकरियों में पहुंचे। तो थोड़ा थोड़ा घर में पैसा आने लगा, थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा। और लेकिन इसके बाद असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। जिन लोगों ने हजारों साल तक हमें गुलाम बना के रखा, उनको ये तकलीफ पैदा होने लगी कि अगर ये गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे इस तरह पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे तो उनके खेतों में, उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे। और वहीं से उन्होंने षड्यंत्र चालू किया, और उस षड्यंत्र का मैं पर्दाफाश करने आया हूँ। क्योंकि मैंने इस बात का सर्वे किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। मेरे सर्वे में ये निकल कर आया 97% से 98% के बीच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, साइंटिस्ट, प्रोफेसर वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी थी। फिर ऐसा कौन सा कारण है, लगभग 40 साल पहले एक षड्यंत्र रचा गया कि अगर इसी तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर अगर ये जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनते रहे तो उनको सस्ते मजदूर कहाँ से मिलेंगे। और जो पढ़ जाएगा वो जग जाएगा, जो जग जाएगा वो सवाल पैदा करेगा, और जो सवाल पैदा करेगा उसको बेवकूफ बनाकर उसका वोट नहीं जीत सकते। तो उन्होंने षड्यंत्र किया एक तरफ, और इस सच को आपको मानना पड़ेगा। चूंकि भाई मैं तो बड़ा गौरवान्वित हूँ अपने पूर्वजों की धरती पर मेरठ में आके, चूंकि हम लोग, हमारे पूर्वज मेरठ के थे। आज भी मेरे से कोई पूछता है आप कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ मेरठ जिले से है। तो मेरठ जिला तो ऐतिहासिक नगरी है। तो आज मैं अपने मेरठ के लोगों से बात करने आया हूँ कि आपको कम से कम इस सच को स्वीकार करना चाहिए। अब से 30 साल पहले आपने कावड़ की लाइन लगी हुई नहीं देखी होगी, कहीं टेंट लगे नहीं देखे होंगे। ऐसे कौन से कारण है कि लगभग 30 साल पहले बाढ़ आ गई, कावड़ की जगह जगह टेंट लग रहे, फ्री में खाना, ये सब क्यों? ताकि आप पढ़ लिख कर कामयाब ना बन जाओ, ताकि आप पढ़ लिख कर सवाल पैदा ना करने लगो। वो चाहते नहीं कि आप पढ़ें। और इसी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। जब हमने LLB की, लॉ करके वकील बनने का खर्चा लेके प्राइमरी स्कूल से और लॉ करके एडवोकेट बनने तक का मैंने पूरा खर्चा जोड़ा, तो मेरी पढ़ाई पे लगभग 8,000 रुपया खर्च हुआ वकील बनने तक। लेकिन आज मैं देख रहा था चार्ट, मैंने परसों ट्वीट किया, आपने अगर देखा हो तो, जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर एक साल की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा और खाने का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ ले तो एक बच्चे को केवल आज जो NLU है, मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक NLU से एक बच्चे को अगर आपको LLB करानी है, 5 साल का कोर्स है 12वीं के बाद, और उसका वो कोर्स 12 से 15 लाख रुपया चाहिए एक बच्चे को। मैं पूछना चाहता हूँ अपने लोगों से, क्या हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान, क्या हमारे 99% लोग अपने बच्चे की पढ़ाई पर 15-20 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं क्या? मैं IIT का बिल देख रहा था, IIM का देख रहा था। IIM के अंदर एक साल की फीस 20 लाख रुपए से ज्यादा है। IIM 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स करने के लिए 40 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी क्या 80% लोग, क्या उनके माँ बाप 40 लाख रुपए का खर्च उठा पाएंगे क्या? मैं DTU, NLU, नेशनल नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी फीस का पूरा चार्ट देख रहा था। किसी में 1 लाख, किसी में 1.5 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 2.5 लाख।
उनका सारा खर्चा देख रहा था। तो इंजीनियरिंग कराने के लिए आज की डेट में सरकारी कॉलेज में आपको 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे समाज के 99% लोग, हमारे समाज का मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग, सब लोग, सब मिला के 99% के माँ बाप 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। तो हम जा किधर रहे हैं? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लाठी गोली की नहीं है। लाठी गोली से जीता भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो बुद्धि से जीत सकते हो, और बुद्धि का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तय कर गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी औजार हथियार नहीं उठाया, कभी किसी का खून नहीं बहाया, कभी किसी की जान नहीं ली, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे। उन्होंने 3500 साल की गुलामी से हमें आजाद कर दिया। ना केवल 3500 साल की गुलामी से आजाद कर दिया, बल्कि हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। लेकिन इस पूरी संघर्ष के अंदर उन्होंने अपने 4 बच्चों को गंवा दिया, उन्होंने माता रमाबाई को गंवा दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली जानी चाहिए? क्या हमें शर्म नहीं आती? हमारा समाज एक एक करके प्रताड़ित किया जा रहा है। मुंह रखने पर हमारी हत्या हो रही है, गला छूने पर हमारी हत्या हो रही है, बहन बेटी की इज्जत लूट कर उसकी हत्या हो रही है, और जिन्होंने जुल्म किया एक को सजा हुई, बाकी बरी हो गए। हम किधर जा रहे हैं? भारत जा किधर रहा है? लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, नफरत से नफरत बढ़ सकती है, नफरत से काम नहीं चलेगा। हम नफरत का जवाब अगर नफरत से देंगे, कभी भी जीत नहीं पाएंगे, और कभी भी भारत बुद्ध का भारत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत और बहुजन समाज के महापुरुषों का सपनों का भारत नहीं बन पाएगा। भारत को जीतना तो प्यार से जीतना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग बुद्ध के धम्म को मानने वाले हैं, और आप इतिहास पढ़ लीजिए, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम घर वापसी कर रहे हैं, हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप अगर अपने घर से निकले और चलते चलते रास्ता भटक गए, उसके बाद आपकी याददाश्त चली गए, क्या कभी अपने घर वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे ना। लेकिन अगर अचानक आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो आप अपने घर आओगे कि नहीं आओगे? बताइए, आएंगे या नहीं आएंगे? तो भाई, जब आज पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, और हमारी कल्चर इतनी रिच है जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, जिन जिन देशों ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, वो देश दुनिया की में तरक्की के मामले में सबसे ऊपर निकल गए। तो अगर हमारे समाज के लोग तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो आपको अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस आना पड़ेगा। मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूं, मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, लेकिन कोई हमारे आस्था को ठेस पहुंचाए, वो भी हमें स्वीकार नहीं है। नफरत से नफरत बढ़ेगी, जहर से जहर फैलेगा, प्यार से प्यार फैलेगा। हम प्यार फैलाएंगे, लेकिन प्यार फैलेगा कैसे? पहले कम से कम बीमारी का असल कारण तो जान लो। हमारे उत्पीड़न का कारण क्या? मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, हर कोई कहता है हमारे उत्पीड़न का कारण जाति है। अरे अगर जाति उत्पीड़न का कारण है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब तक हम जातियों को जिंदा रखेंगे, क्या तब तक जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न कभी खत्म हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। तो जाति खत्म कैसे होगी? जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। मेरा ये नारा है, हमारे सब लोगों का नारा है, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। लेकिन जाति छूटेगी कब, जाति टूटेगी कब? जब हम सब लोग रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे। जैसे नीरज पटेल भी कह रहे थे, हम अपने सारे महापुरुषों को सम्मान देना पड़ेगा। आपस में दलित, पिछड़े, आदिवासी सब लोग मिलके रोटी बेटी का रिश्ता शुरू करो। और मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है, पूरे देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच आपस में खूब शादियां होनी शुरू हो गई हैं। और बाबा साहब के संविधान को रख के, तथागत बुद्ध को और बाबा साहब की मूर्ति को रखकर और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के आज हमारी शादियां हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। अब जो बच्चे पैदा होंगे उनके, वो किस जाति के होंगे? वो बुद्ध होंगे, बौद्ध होंगे, वो बौद्ध होंगे, क्योंकि उन्हें बुद्ध की शरण में आ गए। और बुद्ध ही अल्टीमेटली भारत को बचाएगा। जिस तरह भारत में नफरत का वातावरण है, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद है, अगर भारत को बचाना है तो पूरे भारत के सभी लोगों को धीरे धीरे बुद्ध की शरण में आना ही होगा। और हमारे सम्राट अशोक का जो सपनों का भारत था, उस वक्त म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां भी कहीं खुदाई होती है, केवल बुद्ध निकलते हैं, कोई और नहीं निकलता। इस सच को समझ लीजिए। आपकी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बेहद कीमती है। उस विरासत को सजाने, संवारने, संरक्षित करने का समय आ गया है। हम लोग रोज चर्चा करते रहते हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई जगह हमारे अपने ही साथी
अपने भाषण में कहते हैं कि हम ईंट का जवाब ईंट से, गोली का जवाब गोली से देंगे। ये लड़ाई औजार हथियार या तलवार की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। वो लोग जो संख्या में केवल 12% हैं, वो अपनी विचारधारा के दम पर, क्योंकि उसने जो बाकी के जो 85-88% लोग हैं उनके मन को भ्रष्ट करके उनको अपनी विचारधारा से जोड़ लिया है। जब 85 या 88% वाली विचारधारा के लोग 12% की विचारधारा के रास्ते पर चल पड़ेंगे और 85% में से केवल 12-15% लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों की विचारधारा पे चलेंगे, तो 12 वाले तो हो गए 85 और 85 वाले रह गए 15 या 12। यही कारण है कि 85% पर 15% राज कर रहा है। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास बनाने के लिए इतिहास को जानना होगा। हमें हमारी ताकत किन कारणों से है, अपनी ताकत को भी पहचानना पड़ेगा और हमारी कमजोरियां क्या है उस कमजोरी को भी पहचानना पड़ेगा। अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे और जिस चीज में हमारे अंदर ताकत है उसको संचित कर कर और ज्यादा इकट्ठा कर कर मजबूत नहीं करेंगे, तो हम उन्हीं 12-15% लोगों से हारते रहेंगे। तो सच को जानना बेहद जरूरी है। हमारी ताकत क्या है, इसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है ऐसे कौन से कारण हैं कि हमारे समाज के लोग लगभग 3-3.5 हजार साल तक गुलाम रहे। मैं समझता हूं इसका कारण एक ही है। इसका कारण वो धर्मशास्त्र है, वो सामाजिक व्यवस्था है जिसने हमें हजारों जातियों में बांटा।